अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी फोर्थ क्लास है IFRS 16 की और हम जो है वो लास्ट क्लास में लीज टर्म पे काफ़ी सारी बात कर चुके हैं। कुछ इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व की थी। उससे पहले हमने सर बाकी छोटी छोटी चीज़ों पे बात की थी। आज हमने जो है वो लीज की डेफिनेशन के मज़ीद कंपोनेंट्स को देखना है। देखिए, मैं सर पूरा स्टैंडर्ड इतनी ही डिटेल से कराऊंगा, एक एक छोटी छोटी बात पे इलस्ट्रेशन इसलिए करवाऊंगा क्योंकि आपका एग्जामिनर पूरे स्टैंडर्ड में कहीं से भी कोई चीज़ उठा के पूछ लेता है। वो छोटी छोटी चीज़ होती है, उस पर वो 12-13 नंबर का सवाल बना देता है। तो आपने मेरा साथ देना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि पास पेपर्स में क्या आया हुआ है, हमने पास पेपर से काफ़ी बियॉन्ड जाना है। ठीक है। सर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में लीज टर्म की। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ ROUA की। ठीक है जी, यानी राइट ऑफ यूज एसेट जो मेरे पास है उसको डेप्रिशिएट किस पे करना चाहिए। देखिए, बड़ा सिंपल सा रूल अपने पास ये दिमाग में रखें। जितने टाइम के लिए आप एसेट को यूटिलाइज करेंगे ना, डेप्रिसिएशन उसी पे बुक होनी चाहिए। जितने टाइम के लिए लेसी ने एसेट को यूटिलाइज करना है, डेप्रिसिएशन उसी पे बुक होनी चाहिए। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एसेट है जिसकी जिसकी लीज टर्म 10 साल है, लेकिन सर यूजफुल लाइफ 15 साल है। तो सीधी सी बात है सर, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मैं 10 साल से ज़्यादा एसेट अपने पास नहीं रख सकता, तो मैं अपने राइट ऑफ यूज़ को 10 साल पर डेप्रिशिएट करूंगा। और अगर सर ये 20 साल होता लीज टर्म, सबसे आमतौर पे होता नहीं है कि लीज टर्म 20 साल हो और यूजफुलनेस एसेट की मेरे लिए सिर्फ 15 साल हो, तो मैं ROUA को 15 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा क्योंकि इसके बाद मेरे लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है जी। तो सर एक बचपन से हमें रूल पढ़ाया जाता था कि एसेट को यानी ROUA को डेप्रिशिएट करो लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर पे। याद आ रहा है? और उसके पीछे लॉजिक ये होती थी कि एसेट को जितने टाइम लेसी यूटिलाइज करेगा उसके लिए वो यूजफुल रहेगा, उस पर उसको डेप्रिशिएट करना चाहिए। डन। अब आमतौर पे एसेट सर डेप्रिशिएट होता है, ROUA डेप्रिशिएट होता है लीज टर्म पे। लीज टर्म पे डेप्रिशिएट होने का मतलब ये है कि सर जैसे लीज टर्म खत्म हो गया, हमें एसेट को वापस कर देना है, अज्यूमिंग कि उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा थी और लीज टर्म छोटा था, हमने यूटिलाइज किया, मजीद भी यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन वापस करना पड़ा, तो इसका मतलब है मुझे एसेट को लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर लीज टर्म बेकार हो जाती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि एसेट ने इवेंचुअली लेसी के पास रह जाना होता है। ठीक है जी, रह जाना होता है लेसी के पास। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब एसेट ने पूरी यूजफुल लाइफ लेसी के पास गुजारनी है तो फिर लीज टर्म एक रेलेवेंट फैक्टर हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ हुआ है लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि लेसी ने पूरी यूजफुल लाइफ यूटिलाइज करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीज टर्म लेसी के पास ही रहेगा एसेट, तो फिर सर हम लीज टर्म को नहीं देखते, फिर हम क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ पे एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। इसका मतलब है रूल ये ठहरा कि ROUA शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर। और अगर एग्रीमेंट के क्लॉजेस लेसी को इजाजत देते हैं कि लेसी अपने पास एसेट को रखे थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ, वो अभी हमने देखना है, आगे जाके देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे इजाजत देता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इजाजत देता है कि लेसी एसेट तुम्हारा, तुम रखो अपने पास यार, कोई टेंशन नहीं, तो लेसी पूरी यूजफुल लाइफ पर उसको डेप्रिशिएट करेगा, फिर लीज टर्म नहीं देखेगा, फिर विच एवर इज लोअर हायर, खत्म हो जाती है बात। ठीक है जी। आए मेरा जनाब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन टाइप का जो है वो एक छोटा सा नक्शा हमारे पास है, वो हम देखते हैं और फिर उसकी बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या करना है आगे। अच्छा जी, सर हमारे सामने एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, इसमें कह रहा है जी डेप्रिसिएशन आपने बुक करनी है लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर पे, आमतौर पर। ठीक है जी। लेकिन आपने कभी ऐसा भी करना है कि यूजफुल लाइफ को वेटेज देनी और लीज टर्म को इग्नोर कर देना। ये कब? जब एसेट ने लेसी के पास रह जाना हो। रह जाना हो क्या मतलब? सर लेसी के पास कॉन्ट्रैक्ट में, लीज कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डला हो जिसके तवसुत से लेसी कंपल्सरीली एसेट एंड पे आके अक्वायर कर लेगा, लीज टर्म के एंड अक्वायर कर लेगा। ठीक है जी, खरीद लेगा। अब वो खरीदने की ऑब्लिगेशन भी हो सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि मिस्टर लेसी जैसी लीज टर्म खत्म होगी कंपल्सरीली आपको 1 लाख रुपए दे के एसेट परचेज कर लेना। ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरीली आपको परचेज करना है। या सर जैसे पाकिस्तान में होता है कि जैसी लीज टर्म खत्म होती है सारे रेंटल्स आप पे कर देते हो, बैंक गाड़ी आपको ना गिफ्ट कर देती है। इन दोनों केसेस में या तो अमाउंट पे करके या फ्री में अगर एसेट एंड पे लेसी अक्वायर कर लेगा तो हम कहेंगे जनाब एसेट चूंकि अब लेसी के पास थ्रू आउट यूजफुल लाइफ रहेगा तो फिर एसेट को डेप्रिशिएट करना चाहिए लीज टर्म को इग्नोर करके यूजफुल लाइफ के ऊपर। यानी अगर एसेट ने कंपल्सरीली लेसी के पास रुक जाना है देन फिर आप यूजफुल लाइफ पे एसेट को उठा के डेप्रिशिएट करो। ठीक है जी। कंपल्सरीली का मतलब है या तो एंड में पैसे देने हो, ऑब्लिगेशन हो, या फ्री में एसेट जो है वो लेसी को मिल जाए। डन।
फिर दूसरा ये हो सकता है कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक ऑप्शन मौजूद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है लीज का, उसमें एक ऑप्शन मौजूद है कि लेसी चाहे तो एसेट एंड में आके खरीद ले। अच्छा, लेसी कब खरीदेगा? या तो बारगेन परचेज ऑप्शन। अच्छा, बारगेन परचेज ऑप्शन का मतलब सर हमें एक्सपेक्टेड है कि लीज टर्म के एंड पे एसेट की रेजल्यूट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू 100 रुपये होगी, और हमसे लेसर ने ये कहा हुआ है कि जी आप एंड पे आके इस एसेट को परचेज कर सकते हैं एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ से 60 रुपीज़। तो सर कौन बेवकूफ़ इसको छोड़ेगा? हम खरीद लेंगे, भले हमारा बिजनेस मॉडल ये कहता हो कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम 60 का खरीद के मार्केट में सर 100 रुपये बेच सकते हैं, ऐसा। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आपके पास एक बारगेन परचेज ऑप्शन मौजूद है, बारगेन परचेज का मतलब सस्ता आप परचेज कर सकते हो, तो फिर याद रखिएगा आपने एसेट परचेज करना है, और सर आप अज्यूम करेंगे कि मैं एसेट परचेज करूंगा, और सर फिर उस एसेट को मैं यूटिलाइज करूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ। डन। अच्छा, बाज़ औक़ात अदर फैक्टर्स होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं एसेट की लाइफ के एंड पे, लीज टर्म के एंड पे उसको परचेज करना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने एसेट अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है और उसको निकालने का और दोबारा दूसरा एसेट डालने का खर्चा इतना ज़्यादा हो कि मेरे पास सर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंसेंटिव हो कि मैं एसेट को एंड पे आके परचेज कर लूंगा, भले वो बार्गेन परचेज ना हो, परचेज ऑप्शन हो, महंगा हो या मार्क फेयर वैल्यू पे हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एंड पे आके मैं एसेट परचेज करूंगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आपके पास परचेज ऑप्शन है और वो आपके फेवर में इसलिए है कि अदर फैक्टर्स आपको फेवर कर रहे हैं कि जी आपने खरीदना ही खरीदना है, ये नहीं हमारी मजबूरी है, ऑप्शन है हमारे पास, मैं इसको फेवरेबल ऑप्शन कंसिडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं ये एसेट निकाल के दूसरा लेकर आऊंगा मुझे टाइम लगेगा, मुझे वक्त लगेगा, मेरा खर्चा होगा, ठीक है जी, एक एसेट निकालना दूसरा डालना, सर उसको निकालने का खर्चा, दूसरे को डालने का खर्चा, वक्त, ये सारे मामला आएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस एसेट को छोड़ूं, भले यार फेयर वैल्यू से 2 रुपए ऊपर भी देने पड़े तो मैं देने को तैयार हूं, ऐसा। अब बताएं जी एसेट को ROUA को किस पे डेप्रिशिएट करना चाहिए? हमेशा लीज टर्म और यूजफुल लाइफ व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन मौजूद हो या परचेज ऑप्शन मौजूद हो और वो बार्गेन परचेज हो, लेसी लाजमी खरीदेगा, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। लेसी की मजबूरी हो एसेट खरीदना और परचेज ऑप्शन मौजूद हो, लेसी खरीदेगा, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। कंपल्सरीली सर एसेट जो है वो एंड पे लेसी को गिफ्ट हो जाता हो तो लेसी पूरी यूजफुल लाइफ यूज करेगा, यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज दिया हुआ है कि लेसी ने कंपल्सरीली एसेट एंड में आगे खरीदना है, ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपने यूजफुल लाइफ पे एसेट को डेप्रिशिएट करना है रादर देन के लीज टर्म। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास ये 4 केसेस बन गए जिसमें आपने एसेट को लाजमी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है। सस्ता मिले एंड में, मजबूरी हो एंड में खरीदने की और आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, लाजमी आपने खरीदना हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और सर गिफ्ट कर दिया जाए आपको एंड में, तो इन चारों केसेस में आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ रादर देन लीज टर्म और यूजफुल लाइफ व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है जी। तो फिर ये यूजफुल लाइफ और लीज टर्म व्हिचएवर इज लोअर ये कब करोगे? जब ये 4 केसेस ना हो, ठीक है जी, तो फिर आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है जी। आए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देखते हैं और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, आए जरा सर हमारे सामने को 5-6 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हैं। सर व्हाट इफ के एक लीज में लीज टर्म जो है वो 6 साल की हो, ठीक है, और एसेट की यूजफुल लाइफ ज़्यादा हो, उसका मतलब है आपने एसेट लीज टर्म के एंड पे वापस करना है, तो मुझे खुद बनाए इसमें किस पे डेप्रिशिएट होना चाहिए? ना हमारे पास कंपल्सरी ट्रांसफर है, ना हमारे पास परचेज ऑप्शन है। सीधी सी बात है सर, जब 6 साल बाद एसेट ने चले जाना तो 6 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इफ के लीज टर्म 6 साल हो, ठीक है जी, लेकिन हमारे पास यूजफुल लाइफ सर 5 साल। अच्छा देखो, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर सवाल में डाल के दे दे कि भाई हमारे पास एसेट है जिस पर्पज़ के लिए लेके आए 5 साल के बाद बेकार हो जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसे कम है, रेंटल हम कम पे कर सकते हैं, तो हमने लीज को फैला दिया 6 सालों पे ताकि हमें कम रेंटल पे करना पड़े। ठीक है जी, 6 सालों में फैलेगा तो रेंटल की अमाउंट कंपैरेटिवली 5 साल के मुकाबले में कम बनेगी, तो हमने इसलिए 5 साल के लिए तो यूज़ करेंगे लेकिन 6 साल पर रेंटल दे देंगे। अब बताएं सर 5वें साल के एंड पे एसेट मेरे लिए बेकार हो जाएगा, तो मुझे एसेट को यूज़ करना चाहिए 5 साल और डेप्रिशिएट भी 5 साल पे करना चाहिए। डन। अब बताएं जी 10 साल लीज टर्म है, 15 साल यूजफुल लाइफ है, 10 साल बाद एसेट ने वापस जाना है? नहीं, कंपलसरी ट्रांसफर हो जाएगा सर एसेट। तो अगर कंपलसरी ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब है मैं पूरी यूजफुल लाइफ इसको यूज़ करूंगा, तो मुझे 15 साल पे डेप्रिशिएट करना चाहिए। सर अगर लीज टर्म 15 साल है और यूजफुल लाइफ 10 साल है और एंड पे कंपलसरी ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो भाई एंड तक तो बचेगा ही नहीं ना वो, तो 10वें साल पे ही ख़त्म हो जाएगा हमारे लिए। यूजफुल लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं है तो हम 10 साल यूज़ करेंगे, भले वो 15 साल बाद हमें ट्रांसफर भी हो जाए, डजेंट मैटर, तो हमें तो इस्तेमाल ही हमारे लिए काबिल इस्तेमाल ही उससे 10 साल है, तो हमने 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है। व्हाट इफ के सर हमारे पास 8 साल की लीज टर्म,
10 साल यूजफुल लाइफ है, कंपलसरी ट्रांसफर नहीं है, ऑप्शनल ट्रांसफर है, और ऑप्शन हमारे फेवर में हमारे, ठीक है जी, परचेज ऑप्शन हमारे फेवर में। तो उसका मतलब है सर मैं तो एसेट को परचेज करूंगा। फेवर का मतलब क्या है सर, या तो सस्ता मिल रहा है या मजबूरी है, तो सर हम पूरे 10 साल इसको यूटिलाइज करेंगे। डन। अब बताएं जी, व्हाट इफ कि हमारे पास लीज टर्म 8 साल हो, यूजफुल लाइफ 10 साल हो, ठीक है जी, हमारे पास सर कंपलसरी ट्रांसफर ना हो, लेकिन परचेज ऑप्शन और वो फेवरेबल ना हो, मतलब ना हमें ज़रूरत हो, ना वो बार्गेन है, किसी काम का नहीं है, परचेज ऑप्शन है लेकिन किसी काम का नहीं है, तो सर फिर सीधी सी बात है मैं एसेट नहीं खरीदूंगा, तो सर फिर मैं लीज टर्म पे ही इसको डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 4 केसेस में आपने यूजफुल लाइफ यूज करनी है, बार्गेन परचेज हो, मजबूरी हो परचेज करना और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो, कंपलसरीली एंड पे परचेज करना पड़ जाए या एंड में हमें गिफ्ट हो जाए, हमने एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना है, अदरवाइज शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म इसमें हमने डेप्रिशिएट करना है। ठीक है जी, सर हमें क्वेश्चन करेंगे इसी चीज के ऊपर, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फर्दर मोर सर एक छोटी सी डिस्कशन और वो हमने देखनी है सर, और वो है रेट के ऊपर। देखिए लेसर एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है जी, एक इन्वेस्टर या फाइनेंसर होता है, ठीक है जी। बाद औकात सर लेसर गुड्स प्रोड्यूस करता है, लीज पे देता है, सेल भी करता है। बाद औकात सर लेसर जो है वो सिर्फ सूद कमाने आया होता है, फाइनेंसर होता है, और आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ लेसर्स फाइनेंसर्स ही होते हैं, ठीक है जी। वो सेल परचेज से पैसा कमाने नहीं आते हैं, बल्कि सूद से पैसा कमाने आते हैं। तो सर एक फाइनेंसर जब एक एसेट को लीज पे देता है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक एसेट उसने लीज पे दिया, 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, वो कहता है जी मैं 5 लाख रुपए की कॉस्ट का एसेट लीज पे दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितने टाइम तक ये लेसी के पास रहे, मुझे इस 5 लाख रुपए पे सूद मिले 10% का। ये लेसर का टारगेट रेट है, ठीक है जी। यानी इस अरेंजमेंट में बिल्ट हुआ हुआ टारगेट रेट, लेसर इसी 10% से रेंटल्स बनाएगा ताकि वो अपना 5 लाख और सूद दोनों रिकवर कर सके। और सूद कितना रिकवर करना चाह रहा है वो, 10%। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब लेसी को भी यही रेट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अरेंजमेंट बैलेंस रहे, ठीक है जी। इस तरह बैलेंस रहे कि जो बंदा टारगेट रेट ले रहा है सर, और तो सीधी सी बात है लेसी उसको पे कर रहा हो, तो लेसी को वही रेट इस्तेमाल करना चाहिए जो लेसर ने इस्तेमाल किया है। लेकिन सर आम हालात में लेसर ये रेट लेसी को या तो बताता नहीं है या लेसी को जो है वो अग्रीमेंट में नहीं देता, क्योंकि बाज़ औक़ात लीज में एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हो रही होती हैं और 50 चीज़ें होती हैं जिसमें लेसर जो है वो ये रेट कन्वे नहीं करता लेसी को। तो फिर लेसी को वर्कआउट करना चाहिए रेट क्या है, और अगर लेसी वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा इस रेट को, तो फिर लेसी को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि अगर वो आज बैंक से जाके लोन लेता तो किस रेट पे उसको लोन मिलता, यानी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, देखिए याद रखिएगा, किसी बैंक से जब आप लोन लेते हो ना, मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, ये एक बैंक है और ये लेसी है। लेसी जब बैंक से लोन लेने जाएगा ना, और बैंक को कहेगा कि बैंक मुझे 100 रुपये का लोन चाहिए, और बैंक कहेगा करना क्या है, वो कहेगा जी मैंने जाके एक वेंडर से एक एसेट परचेज करना है, ठीक है जी। वेंडर से एसेट परचेज करना है, किसने, लेसी ने। मुझे बता बैंक ने उसको 100 रुपये का लोन दिया, लेसी गया वेंडर से एसेट परचेज करके आ गया, ये एसेट किसका है लीगली, सर ये लेसी का लीगली, ये बैंक का नहीं है, ये लेसी का है। अब मुझे बताएं सर, व्हाट इफ के ये एक इंश्योरेंस कंपनी होती, ये एक इंश्योरेंस कंपनी होती, इंश्योरेंस कह रहा हूं, लीजिंग कंपनी होती, सॉरी, लीजिंग कंपनी के पास लेसी आता और लेसी कहता जी मुझे एक एसेट लीज पे चाहिए, और ये वेंडर है ये बेचता है ये एसेट, ठीक है जी। आप यकीन करें ये लेसर आता खुद नीचे इस वेंडर से एसेट परचेज करता, ये लीजिंग कंपनी आएगी इस वेंडर से एसेट परचेज करेगी और एसेट हैंड ओवर कर देगी लेसी को, लेकिन कहेगी एसेट मेरा है। आप बताएं सर लेसी को किस अरेंजमेंट में सूद का रेट कम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, लीज में सूद का रेट कंपैरेटिवली कम होता है। उसकी वजह यह है कि ये जो एसेट होता है ये लेसर के नाम पे होता है, और एज ए सिक्योरिटी लेसर ज्यादा बेहतर पोजीशन में होता है, कम रिस्क फील करता है, तो वो रेट भी कम कोट करता है। तो इसलिए लेसी को कहा जाता है कि भाई चूंकि इस अरेंजमेंट का रिस्क ऐसा है कि उसके हिसाब से रेट पिक करें, तो वही रेट पिक करें जो लेसर ने टारगेट रखा हुआ, ताकि लेसी उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की सही से अकाउंटिंग कर सके।
यानी सीधी सी बात है यार, इसके अंदर एसेट लेसी के नाम पे नहीं है, ये एसेट लेसर के नाम पे। तो सीधी सी बात है सर, अरेंजमेंट के अंदर रेट भी वही यूज होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो लेसर का टारगेट रेट होता है, लेसर का वो रेट होता है जो लेसर ने लीज में इस्तेमाल किया होता है। लेकिन अगर सर ये रेट नहीं मिल रहा तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा से हायर रेट पे जाना पड़ता है। लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा, अगर आईआरआर मौजूद है, वो रेट जो लेसर ने इस्तेमाल किया है, लेसी भी उसी रेट को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि लीज की अरेंजमेंट बैंक से लोन लेके एसेट खरीदने के अरेंजमेंट से कम रिस्की है, तो उसका रेट भी कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है जी, डन है जी। तो हमें रेट कौन सा इस्तेमाल करना है, आईआरआर। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर लेसी का मजबूरन आईवीआर इस्तेमाल करना है। डन।